अब हम समझते हैं थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या है जीनोमैटिक म्यूटेशन? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पॉइंट म्यूटेशन में हमने पढ़ा कि चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में हमने पढ़ा चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और चेंज इन द जीन ऑर्डर ऑफ द क्रोमोसोम्स। इस वाले में जब जीनोमैटिक म्यूटेशंस है, अब नंबर कम या ज्यादा हो रहे हैं, सो देयर इज द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसा ह्यूमन के केस में हम जानते हैं कि देयर आर द 46 क्रोमोसोम्स। तो अगर वहां पर 46 क्रोमोसोम ना होकर वहां पर 44 या 45 क्रोमोसोम्स हो जाएं या 47 या 48 क्रोमोसोम्स हो जाएं, तो वो कहलाता है जीनोमैटिक म्यूटेशंस। अब ये जीनोमैटिक म्यूटेशंस यहां से दो तरह का होता है। एक होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। इट इज ई एंड यू, यूप्लॉइडी। जो एन्यूप्लॉइडी होता है ये है, इट इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। जो यूप्लॉइडी होता है इट इज चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स यहां पर जो चेंज है वो प्लॉइडी लेवल पर होता है। लाइक वी नो दैट इन केस ऑफ ह्यूमन देयर इज द 2n, डिप्लॉइड होता है, लेकिन अगर डिप्लॉइड ना होकर ट्रिप्लॉइड या हैप्लॉइड हो जाए, सो सच काइंड ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज यूप्लॉइडी एंड इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ प्लांट। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द एन्यूप्लॉइडी। यहां पर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर इन केस ऑफ ह्यूमन हम बात करते हैं तो वहां पर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम है। अगर 46 क्रोमोसोम ना होके कितने हो जाएं? 44 हो जाएं या 45 हो जाएं या 47 या 48 हो जाएं, तो इस तरह के जो म्यूटेशंस हैं वो कहलाते हैं एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशंस। क्यों होते हैं? अब हम जानते हैं कि क्यों होते हैं। जिस टाइम पर एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल एंड द अनदर डिप्लॉइड इंडिविजुअल, यहां पर जिस टाइम पर मियोसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो अगर मियोसिस के टाइम पर नॉन डिसजंक्शन हो जाए, याद रहेगा ये वर्ड क्या है? नॉन डिसजंक्शन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब नॉन डिसजंक्शन होता है सो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जब गैमीट्स में होता है एट द टाइम ऑफ एनाफेज, वो अनइक्वल हो जाता है और कोई भी दो क्रोमोसोम्स एक साथ चले जाते हैं। लेट्स सी कि जिस टाइम पर अगर ये कोई भी एक क्रोमोसोम्स एक साथ चला जाता है तो किसी एक गैमीट में, जो कि यहां पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए था? n और n होना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर नॉन डिसजंक्शनिंग हो जाती है तो किसी एक गैमीट में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा और दूसरे गैमीट में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम क्या होता है? 23 और 23 में डिवाइड हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। अगर सपोज करें कि क्रोमोसोम नंबर 2 या क्रोमोसोम नंबर 3 एक साथ आ गए, यहां 3 और 3 दोनों एक साथ आ गए, तो यहां पर इस वाले केस में ये हो जाएगा 22, एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? 24। सो दैट इज n+1। यहां पर एक ज्यादा हो गया n+1 और यहां पर एक कम हो गया n-1। अब सपोज दिस इज द अनदर पेरेंट, सेकंड पेरेंट, और ये यहां पर कोई नॉन डिसजंक्शन नहीं होती और नॉर्मल मियोसिस होती है और यहां पर नॉर्मल काइंड ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। जिस टाइम पर ये गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो इस इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम कम होगा। ध्यान रहे बात, 2n-1। सो देयर इज लैकिंग ऑफ शॉर्टेज ऑफ 1 क्रोमोसोम एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज मोनोसोमिक। याद रहेगी ये बात। और इसका एक एग्जाम्पल है, ये है टर्नर्स
सिंड्रोम। इसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको याद रहे कि जो टर्नर सिंड्रोम्स होता है वो एक मोनोजोमिक का एग्जाम्पल है। अगर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है तो यहां पर जो इंडिविजुअल होगा उसका जीनोटाइप 2n+1 होगा, यानी कि इस इंडिविजुअल में किसी एक क्रोमोसोम का जो नंबर है वो ज्यादा होगा और ये कंडीशन कहलाती है ट्राइसोमिक। और इसके एग्जाम्पल है क्लिनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम। ये बात हमें याद रखनी है कि क्लिनफेल्टर्स और डाउन सिंड्रोम का जो रीजन है वो एक ट्राइसोमिक है, यानी कि वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बढ़ जाता है। अगर दोनों ही पेरेंट्स में, याद रहे बात, अगर दोनों ही पेरेंट्स में नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो यहां पर भी एक क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाएगा n-1 और यहां पर n+2, राइट। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बनता है। तो जिस टाइम पर ये दो गैमीट फ्यूज होते हैं तो यहां पर क्या होगा 2n-2 और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+2, दिस विल बी n+1, राइट। सो 2n+2 और ये कंडीशन जो है ये कहलाती है नल्लीसोमिक एंड दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रासोमिक। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं यूप्लॉइडी। जैसा कि हमने पढ़ा कि इन यूप्लॉइडी के केस में पूरा का पूरा सेट चेंज हो जाता है और जब पूरा का पूरा सेट चेंज होगा तो क्या होगा, कोई एक इंडिविजुअल है उसमें जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो पूरा का पूरा सेट एक साथ आ गया और इस वाले में 0 रह गया, कोई नहीं गया। जिस टाइम पर एक दूसरा इंडिविजुअल जिसमें एक नॉर्मल मियोसिस होती है और जिस टाइम पर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज होता है तो यहां पर क्या बनेगा, ये बन गया हैप्लॉइडी। और जिस टाइम पर ये वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो ये बन गया पॉलीप्लॉइडी। तो आप ये समझ सकते हैं यहां से कि जो यूप्लॉइडी है वो दो तरह का हो सकता है, वन इज द हैप्लॉइडी एंड अनदर इज द पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है जब नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो डिप्लॉइड से ज्यादा हो सकते हैं। वो ट्राइप्लॉइडी भी हो सकता है, वो टेट्राप्लॉइडी भी हो सकता है, वो पेंटाप्लॉइडी भी हो सकता है और वो हेक्साप्लॉइडी भी हो सकता है। सो पॉलीप्लॉइडी कैन बी 3n, 4n, 5n एंड 6n। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि जो यूप्लॉइडी है इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड रेयर इन एनिमल्स, क्योंकि अगर ये एनिमल्स में आ भी जाती है तो एनिमल्स स्टेराइल हो जाते हैं और वो नेक्स्ट प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए वो वहीं पर नेचर से एलिमिनेट हो जाते हैं। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हैप्लॉइडी है, हैप्लॉइडी इज वेरी गुड फॉर द म्यूटेशनल डिटेक्शन, it is very good for the analysis of gene whether the gene is dominant or recessive in individual, क्योंकि यहां पर किसी भी जीन की एक ही कॉपी होगी और जब वहां पर एक ही कॉपी होगी तो जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो इमीडिएटली दिखाई देगा। वो दिखाई देगा कि अगर एक्सप्रेशन आ रहा है तो डोमिनेंट है और एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है तो रिसेसिव है। तो हैप्लॉइडी आर गुड फॉर द म्यूटेशनल analysis. I hope you understood all about the mutation. If you liked this video, please press the button of like and share to your friends and please subscribe the channel. Thank you so much for watching this lecture.